Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our second chapter of chemistry which is solution. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन टर्म को समझा था, कुछ हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन टर्म्स की थी रिलेटेड टू सॉल्यूशन, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी एक्सेट्रा, है ना बेटा। एंड आपको कुछ बच्चों को नॉर्मेलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज मैं नॉर्मेलिटी दोबारा करवा देती हूँ। एंड हमारा एक रिलेशन रहता था बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, वो भी आज हम करेंगे एंड इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बेटा, तो हम नॉर्मेलिटी करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ठीक है लीटर्स में, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब बेटा आपको ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रही हूँ ना, ये आपको साथ साथ में लिखनी है, तभी आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो ये था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगेन किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है जो नेक्स्ट है कि इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास। तो ठीक है कि गिवन मास क्या है, जितना मास हमें गिवन होगा, जितना मास रिक्वायर्ड है या जितना मास हमें दिया हुआ है, जिसके साथ हमने वर्क करना है, दैट इज गिवन मास। एंड इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बेटा देखो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है बेटा, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको निकालनी सिखाई थी, इक्विवेलेंट मास आपको निकालना सिखाया था, तो वही है मोलर मास अपॉन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। क्लियर हुआ? तो इसके साथ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगा एंड एसिडिटी एंड बेसिसिटी यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है ना? एक बारी आप अच्छे से इसको करके देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। देन इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, तो इन तीनों के रिलेटेड नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, एसिडिटी और बेसिसिटी। यहाँ पे बेटा हम डिवाइड करेंगे ना, यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाएगा, एसिडिटी और बेसिसिटी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी। एंड अब हमने बेटा रिलेशन करना है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में, तो वो रिलेशन कैसे डिफाइंड आउट। अब बेटा पहले देख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का, पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, है ना। अब दोनों को ध्यान से देखो, अगर हम
इसकी जगह पे मोलैरिटी लिख दे तो यही तो मोलैरिटी है ना। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल बन जाएगी, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, मोलैरिटी में ओनली एसिडिटी एंड बेसिसिटी नहीं आ रहा ना, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हुआ, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। यही नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है। क्लियर है बच्चों। तो अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आई होप कि आपको सब क्लियर हो चुका होगा। चलो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब हमने क्या करना है कि जब गैस को या सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है, मतलब जब लिक्विड सॉल्यूशन बनाए जाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, उनकी सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड इन लिक्विड्स की बात करेंगे, उसके बाद हम गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बेटा सबसे पहले है कि सॉलिड को जब हमने लिक्विड में डिज़ोल्व करना है, ठीक है, उसको सोल्यूबल बनाना है, तो इस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। ठीक है, सबसे पहले है नेचर ऑफ सोल्यूट। क्या है बेटा कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगे, सोल्यूट का नेचर कैसा है। सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेंगे। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे पास सॉलिड जो है वो पोलर है, ठीक है, अगर सॉलिड पोलर है तो लिक्विड भी क्या होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए। अगर ये नॉन पोलर है तो इसको भी नॉन पोलर होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बेटा ऐसा होता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, अगर नहीं सुना तो केमिस्ट्री अगर करनी है तो ये हमें टर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मुहावरे होते हैं ना पंजाबी इंग्लिश के, उसी तरह से ये भी एक तरह का केमिस्ट्री का मुहावरा ही लगा लो कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। हमेशा बेटा लाइक चीज़ों में ही डिज़ोल्व होती है। मतलब अगर पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। ठीक है बेटा, यही टर्म है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो अगर सॉलिड पोलर है, लिक्विड पोलर है तो ये अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगे। अगर सॉलिड नॉन पोलर है एंड लिक्विड भी नॉन पोलर है तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट जो फैक्टर है अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरह से अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन किन किन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये फैक्टर्स मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगी। पहले ये समझ लो कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है। सैचुरेटेड जो है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। हमारे पास क्या है बेटा, मान लो एक गिलास वाटर है, ठीक है, एक गिलास में हमने वाटर भर के रखा, ठीक है, वाटर भर के रखा। अब इस वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। शुगर लो, शुगर से अच्छी तरह से समझ आएगा। शुगर ले लिया हमने, चीनी ऐड कर दी। आपने बेटा देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि हम कितनी भी चीनी एक ग्लास वाटर में डिज़ोल्व करवा सके, कुछ उसके क्रिस्टल बच जाते हैं, है ना। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके कुछ क्रिस्टल्स क्या है, बच जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जो शुगर है उसकी एक लिमिट होगी। हमें पता है कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक वो डिज़ोल्व हो रही होगी। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगी। ठीक है, तो मान लो हमने क्या किया, एक चम्मच, एक स्पून शुगर ऐड कर दिया 1 ग्लास ऑफ वाटर में, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। जब हमने सेकंड ऐड किया वो भी डिज़ोल्व हो गया, लेकिन उसके बाद डिज़ोल्व होना बंद हो गया। इसका क्या मतलब है कि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब शुगर ऐड है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में, ठीक है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हमने ऐड किया पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब मैक्सिमम ऐड है उसके कम अगर हम ऐड करते हैं तो मतलब और डिज़ोल्व हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा।
ठीक है। वो मैक्सिमम अमाउंट जो पूरी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है, ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। एंड जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा कि मान लो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो 2 चम्मच शुगर को डिज़ोल्व करवा सकता है, लेकिन अभी हमने 1 चम्मच ही ऐड किया है, ठीक है, मतलब अभी पॉसिबिलिटी है कि वो और सोल्यूट को ऐड करवा सकती है, डिज़ोल्व करवा सकती है, तो वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि अभी मैक्सिमम पॉइंट नहीं आया है, मैक्सिमम अमाउंट वाला पॉइंट अभी नहीं आया है, मैक्सिमम होगा तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड। अगर मैक्सिमम से कम होगा, लेस देन मैक्सिमम होगा, तो वो सिचुएशन किसके लिए होगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है ना बच्चों। बेटा सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है जो हमने डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज़ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या इफ़ेक्ट होगा बेटा टेम्परेचर का, अच्छे से समझना। देखो बेटा क्या होता है, जब हम सॉलिड को डिज़ोल्व करवाते हैं वाटर में या किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कि जो कई बार तो ऐसा कुछ होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर के कम करने से, डिक्रीज़ होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। बेटा आपको एक प्रिंसिपल समझाती हूँ, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में क्या था, आप अच्छे से समझना। पहले तो देखो बेटा, कुछ रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा, +1 क्लास में हमने की थी, 10th में भी आपने की होगी, कि कुछ रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक होती हैं एंड कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जब तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो वो क्या होंगी, एंडोथर्मिक। एंड कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है, वो रिएक्शंस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करवाने से हमने सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, हमने क्या माना कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होगी तो ये क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसका मतलब हमने हीट यहाँ पे देनी है। ठीक है, हमने हीट दी एंड सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये तो यहाँ तक तो हमारी रिएक्शन थी। ठीक है, हमारी यही रिएक्शन हो रही है। हमने क्या किया है, किसी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करवाया एंड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से हो रही है। मतलब ये क्या है, क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको क्या है, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रही है, इसको हीट की ज़रूरत भी है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट की ज़रूरत है। हमने इसको टेम्परेचर दिया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, सॉल्यूशन अच्छे से बनेगा, जल्दी से जल्दी बनेगा जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, सेकंड चीज़ समझो, अगर यही चीज़ की हमने सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करवाया, सॉल्यूशन बना, लेकिन अब हमने एक कंडीशन चेंज कर दी कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हीट है वो बाहर निकल रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, हमने इसको प्रोवाइड नहीं की, हीट रिलीज़ हो रही है। एंड अगर हम इस सिचुएशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर तो हम किसको देंगे, रिएक्टेंट्स को ही देंगे ना। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये तो बेचारी पहले ही हीट को रिलीज़ कर रही है, पहले ही टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रही है। हम उसको और टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर या हीट को रिलीज़ करना पड़ेगा। उसका मतलब हमने उसका काम तो इंक्रीज़ कर दिया ना, उसका काम बढ़ा दिया, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है, एंड अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। क्लियर है बेटा, यही है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी।
ठीक है, यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल सिर्फ एक्सो एंड एंडोथर्मिक के बारे में बताता है कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो जो रिएक्शन है वो स्लो होगी, ठीक है। एंड अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्लियर है बच्चों, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल था। अब इस डायग्राम में अच्छे से देखो, इस ग्राफ में क्या है कि कई कर्व्स तो नीचे से ऊपर जा रही हैं, है ना, कई कर्व्स ऊपर से नीचे भी आ रही हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, ठीक है, जो कर्व्स नीचे से ऊपर जा रही है मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इसकी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शंस कौन सी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एंड जिनमें डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर का, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ये रिएक्शंस कौन सी हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अब एक प्लॉट और है आपके पास, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, देखो पहले तो इंक्रीज़ कर रहा है, बाद में डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है बेटा। कुछ एक तो एक्सो एंड एंडोथर्मिक का केस तो हमने कर लिया, कुछ ऐसे भी केसेस हैं सॉलिबिलिटी की, अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड, कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि पहले जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, पहले तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद, एक सैचुरेटेड पॉइंट के बाद अगर हम और टेम्परेचर देंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करगी, इसका ये रीज़न होता है बेटा, ऐसा उन पॉइंट्स में होता है, उन केसेस में होता है जब हमारे पास हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है, देखो जो सोडियम सल्फेट होता है फॉर्म्स अ हाइड्रेटेड सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड अप टू 10 वाटर मॉलिक्यूल एज सॉल्यूशन इज़ हीटर। जब सॉल्यूशन को हीट करते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेल्ट होके दूर चले जाते हैं, एंड जो Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव है, ये आयन्स सेपरेट हो जाते हैं इस कंडीशन में। क्लियर है। तो जब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं उनमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, बाद में डिक्रीज़ किया, या फिर पहले टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, बाद में इंक्रीज़ कर रहा है। क्लियर है। तो ये 3 केसेस होते हैं, एक्सो, एंडो एंड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स वाला, ठीक है बच्चों। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। एक और बात बेटा, जो प्रेशर का इफ़ेक्ट है, प्रेशर जो है वो सॉलिड इन लिक्विड को कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता, प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिड इन लिक्विड में। क्यों? क्योंकि प्रेशर को सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एंड लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही तो हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है बेटा, हम प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड इन लिक्विड में नहीं देखते हैं, गैस इन लिक्विड में ज़रूर देखेंगे। तो अब हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले वही नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सेकेंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड इज टेम्परेचर, एंड यहाँ पे एक न्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, दैट इज़ प्रेशर। बिकॉज गैसेस जो हैं वो तो सॉल्यूबल होती है ना लिक्विड में, या सॉरी गैसेस जो होती है वो तो कंप्रेसिबल होती है ना, तो कंप्रेस हम उसको कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम प्रेशर का भी इफेक्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में। पहले मैं आपको बता दूँ कि वही बात यहाँ पे कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाली है, जो लाइक सॉल्यूट पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, मतलब जो पोलर गैस है वो पोलर लिक्विड में ही डिज़ोल्व होगी, एंड जो नॉन पोलर गैस है वो नॉन पोलर लिक्विड में ही डिज़ोल्व होगी। क्लियर है ना बच्चों? अब हम बात करते हैं बेटा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में? क्या इफ़ेक्ट होगा बेटा, ध्यान से समझना कि जब भी हम गैसेस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। मतलब जब भी गैस को डिज़ोल्व करवाया जाता है लिक्विड में, तब क्या है, हमेशा हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, हीट रिलीज़ होती है। क्योंकि खुद समझो बेटा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब तो गैस डिज़ोल्व ही नहीं हो पाएगी ना लिक्विड में, नहीं डिज़ोल्व हो सकती। इसका मतलब टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ना गैस को डिज़ोल्व करवाने के लिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हमने समझना कि हीट रिलीज़ हो रही है या नहीं हो रही, ये तो बात की बात है, सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैसेस डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे तो गैस में ही रहना पसंद करेगी, है ना, वो लिक्विड में आना क्यों पसंद करेगी, ठीक है ना बेटा। तो जब भी हमने डिज़ोल्व करवाना है गैस को लिक्विड में तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो डिज़ोल्यूशन होती है वो कम होती है गैसेस की लिक्विड में, अगर टेम्परेचर कम है तो डिज़ोल्यूशन ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब ये सोल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है गैसेस इन लिक्विड में दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर के बारे में हमने अच्छे से स्टडी करना है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहले ध्यान से समझो कि मान लो कि गैसेस हैं, ठीक है, हम गैसेस हैं, गैसेस को हमने डिज़ोल्व करवाना है लिक्विड में, है ना, तो गैस पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, गैस पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारा बेटा क्या है, लिक्विड है। ये जो अभी ब्लैक डॉट्स दिख रही हैं दिस इज़ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे बेटा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकेंगे वाटर में, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है बेटा, गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, उन पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, ठीक है, क्योंकि देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया गैस के मॉलिक्यूल्स पे तो वो क्या हो जाएगी, नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है, दे आर कम क्लोजर टू ईच अदर। अगर वो क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं या लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्लियर ना। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ की, मतलब सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर दीज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा इसी चीज़ को, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को जो स्टडी किया था वो हेनरी ने किया था। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, हेनरी ने किया था एंड उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ऑन दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी ने क्या बोला था, देखो इसने क्या बोला कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m is directly proportional to p। अब what is m and what is p? p is the pressure and m क्या है, m क्या है, mass dissolved of the gas, ठीक है, ये mass of gas dissolved, कि कितना मास गैस का डिज़ोल्व्ड हो चुका है, ठीक है, सोल्यूबल है इन सॉल्वेंट, इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या है, हेनरी लॉ को अच्छे से रीड करो। द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। क्या है कि जो मास है गैस का डिज़ोल्व होगा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको चेंज करेंगे, ठीक है। प्रेशर को टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करने लगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी तो फिर साथ में आएगा, लेकिन हमने तो ओनली प्रेशर की इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। तो मास क्या है गैस का, कितना डिज़ोल्व हो चुका है लिक्विड में, वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, प्रेशर की, कि अगर हम जितना प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उतना मास जो डिज़ोल्व हो सकता है गैस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा।
क्लियर है। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो मास है ना, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, वो हमने लगा दिया के, ठीक है, के इज़ दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब बेटा क्या है कि ये तो हमने बात की हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ ने शुरू में ये स्टेटमेंट थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी ही स्टेटमेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने पहले मास की बात की, उसके बाद उसने मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड बात की। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ी हुई है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में उसने मोल फ्रैक्शन की बात की। उसने क्या बोला कि प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड होगा गैस कितने डिज़ोल्व हुई है, लेकिन हम गैस का मास नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है, हम मास के रिलेटेड नहीं स्टडी करेंगे कि कितना मास डिज़ोल्व हुआ। उन्होंने किसके अकॉर्डिंग स्टडी की, उन्होंने की मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितनी मोल फ्रैक्शन डिज़ोल्व है गैस की इनटू दी सॉल्वेंट। वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, प्रेशर के। क्लियर है, एक्स इज दी मोल फ्रैक्शन ना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए के डैश लगा दिया। फिर इन्होंने क्या किया, देखो इसको हम अच्छे से करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, फिर एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, पी क्या है, प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो इसके लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज के डैश। क्लियर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, क्या किया, प्रेशर को इधर रखा, इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय के डैश, ठीक है ना। प्रेशर यहाँ पे है, के डैश नीचे चला गया। क्लियर है, एक्स मल्टीप्लाई 1 के डैश। अब जो 1 के डैश है ये एक अनदर कांस्टेंट बन गया, ठीक है, जिसको हम के एच लिख सकते हैं। P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, ठीक है। अब बेटा ये के एच होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ज़रूर होता है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर हम सोल्यूट या सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। ये बेटा हमारा था हेनरीज लॉ। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या थी कि जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हेनरी लॉ ओनली तब एप्लीकेबल होगा जब जो प्रेशर की वैल्यू कम है एंड टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। गैस इज़ नॉट टू सोल्यूबल, जितनी सोल्यूबिलिटी की बात इसने की इतनी गैस सोल्यूबल नहीं होती है, ठीक है। द गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, एंड ये तभी एप्लीकेबल होगा, हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करती है सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। अगर गैस ने क्या है, अगर गैस ने मतलब सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर दिया तब हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब ना तो हम बोल सकते हैं एसोसिएशन होनी चाहिए, ना ही डिसोसिएशन होनी चाहिए, मतलब ना ही कंबाइन हो रिएक्टेंट्स, है ना, मतलब सॉल्वेंट एंड गैस, है ना ही डिस्प्लेसमेंट हो, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट हो, है ना ही डीकम्पोजिशन हो, मतलब कोई भी रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, तभी हेनरी लॉ को एप्लीकेबल माना जाएगा, वरना हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है। इसके बाद बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हेनरी लॉ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये तो आप ना मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हो हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस जो होती हैं, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हैं। देखो बेटा क्या है एप्लीकेशन हेनरी लॉ की। पहले देखो हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं। आपको पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड कोल्ड ड्रिंक में किस तरह से डिज़ोल्व किया जाता है,
प्रेशर अप्लाई करके, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे काफ़ी सारा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो जो गैस होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है लिक्विड में। एंड जब हम क्या करते हैं बेटा, रिलीज़ करते हैं उसके ढक्कन को, है ना, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को जब हम रिलीज़ करते हैं, जब हम ओपन करते हैं तो वो गैस एकदम से बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आ जाती है? क्योंकि तब उस पर क्या हो गया, प्रेशर हट गया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया। वही बात, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करने से गैस डिज़ोल्व होगी लिक्विड में, तो प्रेशर के डिक्रीज़ करने से गैस बाहर भी तो आएगी। ठीक है, तो प्रेशर के डिक्रीज़ करने से क्या हुआ कि जो गैस होती है ना बेटा, वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है सॉल्वेंट से। तो ऐसा ही हुआ, जब हमने उसके ढक्कन को रिमूव किया तो वो क्या है, गैस फटाफट से बाहर आ गई। क्यों बाहर आ गई? क्योंकि हमने क्या किया, गैस को प्रेशर कम दे दिया। अब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो जल्दी जल्दी बाहर आने का ट्राई करेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हुआ, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने क्या बोला था कि मास या मोल फ्रैक्शन प्रेशर के ज़्यादा होने से बढ़ती है एंड प्रेशर के कम होने से कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी जब हमने प्रेशर कम कर दिया। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसीलिए वो क्या है, लिक्विड से बाहर आ गई। क्लियर है बच्चों? चलो सेकंड हम बात करते हैं सी डाइविंग की। जो बेटा सी डाइवर्स होते हैं, काफ़ी डीप इनटू दी सी जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है बेटा, वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती है वाटर से जितनी उनको ज़रूरत है, इसलिए वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता क्या है, जब हम नीचे जाते हैं ना बेटा, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि वे एक गैस की वजह से नहीं लगता, अलग अलग गैसेस की वजह से जो प्रेशर लगे उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पार्शियल प्रेशर टर्म पहले समझो क्या होती है बेटा। हमारी एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस है ना, हम 2-3 गैसेस के नेम लिखते हैं, मतलब नोट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, ओजोन है, यहाँ पे नहीं है लेकिन हायर एटमॉस्फेयर पे है ना। जो ये गैसेस होती हैं बेटा, ये मान लो हमने 3 गैसेस ही ली, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये जो तीनों गैसेस हैं ये अपना अलग अलग प्रेशर लगा रही होंगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे बना, जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं तो वो जो प्रेशर लगा रही हैं वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब ऑक्सीजन इन पूरा जो प्रेशर है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना रोल है, ऑक्सीजन का एक पार्ट होगा ना, इसीलिए ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अपना अलग रोल होगा पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का अलग रोल होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर समझ में आया, जो अलग अलग पार्ट होगा, अलग अलग पार्ट लगा रहे हैं, अलग अलग प्रेशर लगा रही हैं गैसेज। ठीक है, अब देखो जब हमने जब सी डाइवर्स की बात कर रहे थे, सी डाइवर्स जो है जब जाते हैं डाइव करने के लिए, है ना, बड़ी डीपली जाते हैं पानी में, है ना, जब डीपली जाते हैं तो उनको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको वैसे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो इसीलिए सिलेंडर लेके जाते हैं। जब वो सिलेंडर लेके जाते हैं ना बेटा, तब क्या है, वो ना उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फिल करके लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में ओनली ऑक्सीजन गैस नहीं है ना, ओनली ऑक्सीजन गैस तो नहीं है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो जब हम एटमॉस्फेयर में ब्रीद करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन गैस जाती है, जो पार्शियल प्रेशर लगा ऑक्सीजन की वजह से वो हमारे अंदर गई गैस। क्लियर है ना। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हमारे अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस भी चली जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं होता,
नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए वो जिस तरह से अंदर गई उसी तरह से बाहर आ गई, ठीक है, कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए बेटा वो क्या है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी लेके चलते हैं ताकि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना बेटा वो मेंटेन बना रहे। ऐसा नहीं है ओनली ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते, अगर ओनली ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी एंड ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। हमें जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही चाहिए, अगर ज़्यादा चली गई दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस लेके चलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है एंड उसको बाहर निकालना, ठीक है, थ्रू ब्रीदिंग वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाइट्रोजन को थ्रू ब्रीदिंग बहुत डीपली, जब पानी के बहुत अंदर डाइवर्स गए हुए हैं उनको बाहर नाइट्रोजन को निकालना थ्रू ब्रीद काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रीद तो कर ही नहीं सकते वो वहाँ पे, है ना, तो थ्रू ब्रीद वाटर को निकालना, नाइट्रोजन को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑक्सीजन का तो फिर भी वो यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन तो इतनी अंदर गई नहीं है, क्लियर है। तो फिर क्या होता है बेटा, जब वो बाहर आते हैं ना, जब वो ऊपर जाते हैं बाहर आते हैं तब नाइट्रोजन गैस ना जल्दी जल्दी बाहर आने का ट्राई करती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आए वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर कम होता गया, प्रेशर अगर कम होता गया तो गैस कम डिज़ोल्व होगी, है ना। जब वो ऊपर आते हैं गैस कम डिज़ोल्व होती है, गैस बाहर आने का ट्राई करती है, नाइट्रोजन गैस बाहर आने का ट्राई करती है, जल्दी जल्दी बाहर आने का ट्राई करेगी। अब ब्रीदिंग तो इतनी फास्ट तो हो नहीं सकती कि सारी की सारी नाइट्रोजन एकदम से बाहर आ जाए, इसलिए नाइट्रोजन गैस धक्का लगाती है कि वो स्किन के थ्रू बाहर आए, ठीक है। लेकिन जब वो स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है ना, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बड़े होने की वजह से, ठीक है, लार्ज होने की वजह से स्किन से जब वो बाहर आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पेन होती है, ठीक है, पेन होती है। एंड जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड है वेसल्स में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें क्या होती हैं, उसमें भी ना बेटा हम बोल सकते हैं बबल्स बन जाते हैं, ठीक है, वेकेंट स्पेसेस आ जाती हैं, ठीक है, जिनको भरना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर द डाइवर्स, ठीक है। इसीलिए क्या है, वो अपने साथ हीलियम गैस भी लेके जाते हैं। हीलियम के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, वो अगर बाहर आ जाएंगे तो ना ही तो बैंड्स पड़ेंगे ना ही स्किन में पेन होगा जब वो स्किन से बाहर आने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम प्रपोर्शन तीनों की लेके चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया बेटा यहाँ पे हेनरी लॉ कैसे एप्लीकेबल हुआ कि जब नीचे गए प्रेशर ज़्यादा था तो नाइट्रोजन गैस भी डिज़ोल्व हो गई हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन में तो होना ही था, ठीक है। जब वो बाहर आए तो पार्शियल प्रेशर कम हुआ एंड सॉल्युबिलिटी भी जल्दी जल्दी कम होने का ट्राई करेगी, तो गैस जल्दी जल्दी बाहर आने का भी ट्राई करेगी, क्लियर है। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, डाइवर्स से बिल्कुल अपोजिट। क्या एप्लीकेशन हुई है कि जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, ठीक है, वो भी साथ में सिलेंडर लेके घूमते हैं, ठीक है। जब वो बेटा ऊपर जाते हैं ना तो क्या होता है, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से जब वो ऊपर जाएंगे तो गैस उनकी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, ब्लड के अंदर, ब्लड इज़ अ लिक्विड ना, तो ब्लड के अंदर जो गैस है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, डिज़ोल्व होना डिफ़िकल्ट होगा, क्लियर है। इसीलिए क्या होता है बेटा, वो सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर बेटा ऊपर जाने से, ऊपर जाते वक्त क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि डिज़ोल्व तो हो नहीं पाती ऑक्सीजन अच्छे से, है ना, तो उनको एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एनॉक्सिया मतलब जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर अच्छे से ना जा सके या पर्टिकुलर अमाउंट जितनी हमें चाहिए वो ना जा सके, तब क्या होता है कि हम सोचने की, समझने की शक्ति क्या है, खो बैठते हैं, ठीक है। कई बार क्या है, याददाश्त भी चली जाती है, थिंक करने की जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है वो भी चली जाती है ना। तो हम एक तरह से ना मतलब सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल कि हम क्या करें, हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियर है। ये एप्लीकेशंस थी हेनरी लॉ की। नेक्स्ट टाइम बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है,
अगेन बेटा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक्चुअल में बेटा इस चैप्टर में थोड़े से ही टॉपिक हैं, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेटा? ऐसी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशंस की जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन दी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, मतलब उसको और किसी या ना तो नेचर सोल्यूट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ना ही सॉल्वेंट के नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको सिर्फ इस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा एंड देन है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आप फेमिलियर हो। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा लेकिन ऑस्मोसिस तो पढ़ा है ना। लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर आपके लिए बेटा एक न्यू चीज़ है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? पहले वेपर प्रेशर समझो, फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर की लोअरिंग से पहले ये तो पता होना चाहिए वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जो है बेटा, देखो हमने क्या है, सिंपल सी बात है, एक हमने कंटेनर लिया, उसको हीट किया। हम बंद कंटेनर ले लेते हैं, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, जैसे कुकर होता है, ठीक है। हमने उसको बंद कर दिया, ठीक है। उसमें लिक्विड ज़रूर डालना है, ऐसे नहीं बंद कर देना, लिक्विड डालना है। एक बंद कंटेनर में लिक्विड डाला उसको, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन डाला, कुछ भी चीज़, उसको हमने क्या कर दिया? क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब अगर क्लोज़ करने पे उसको हमने हीट दी, अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? उसके वेपर्स बनेंगे। अब वो क्लोज्ड होने की वजह से वेपर्स कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? दोबारा वेपर्स बनते जाएंगे। वेपर्स फिर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड या फिर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। वो वेपर्स जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। समझ में आया ना बेटा? वेपर प्रेशर क्या होता है। अब वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऐसी चीज़ें देखो, अगर किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे मान लो टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, वेपर ज़्यादा बने, वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वेपर्स ज़्यादा बने, वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ठीक है ना बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ वेपर प्रेशर क्या होता है? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? अब बेटा इसमें आता है रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या आता है? रॉल्ड्स लॉ। अब ये देखो बेटा कि अगर हम गैस को डिज़ोल्व करवा रहे हैं वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में, अगर हमने गैस को किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करवाना है तो हमें उसके लिए रॉल्ड्स लॉ आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हम डिज़ोल्व करवा रहे हैं, इतनी चीज़ ठीक है, हम डिज़ोल्व करवा रहे हैं। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स हमने करने थे? नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एंड प्रेशर, हमने प्रेशर के लिए हेनरीज लॉ किया था, है ना। प्रेशर के इफेक्ट को देखने के लिए हेनरीज लॉ किया था। एंड प्रेशर के इफेक्ट को देखने के लिए एक और लॉ बना था बेटा, जिसको बोला जाता है रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करने से पहले हमें रॉल्ड्स लॉ आना चाहिए। तो रॉल्ड्स लॉ देखते हैं। देखो बेटा, रॉल्ड्स लॉ क्या है, अच्छे से समझना। व्हाट इज़ रॉल्ड्स लॉ?
देखो बेटा, रॉल्स लॉ में क्या होता है, रॉल्स लॉ भी यही बताएगा ऑब्वियसली, जब इफ़ेक्ट यही है कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी में क्या होना है, इंक्रीज़ ही आना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रॉल्स लॉ भी यही करेगा। लेकिन रॉल्स लॉ ने ना बेटा एक और तरीके से समझाई ये चीज़। उसने क्या बोला, जैसे हेनरी ने तो क्या किया था, पार्शियल प्रेशर लिया था। रॉल्ट ने वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया था ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर को लेके उसने क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, अब ये हुआ क्या, ये है तो वेपर प्रेशर ही ना। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही तो लग रहा है ना, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज ये है बेटा कि जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हेनरी ने एक कांस्टेंट लगाया था, है ना, अपना एक कांस्टेंट लगाया था। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एट इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, अब ये क्या मतलब है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो। देखो बेटा, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक में हमने ए कंपोनेंट डाला, एक में बी कंपोनेंट डाला। मान लो कि ये क्या है, सॉल्वेंट है एंड बी क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। ठीक है, अब हमने ये माना कि ए एंड बी दोनों के वेपर्स बन सकते हैं, मतलब दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों के वेपर्स क्या हैं बेटा, बन सकते हैं। तो देख लिया कि दोनों के वेपर्स बन सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स रख दिए सरफेस पे, ऑब्वियसली सभी जगह होंगे, सरफेस पे भी होंगे। तो सॉल्वेंट को जब हमने हीट किया, इसके कुछ वेपर्स बने, इसको जब हमने हीट किया, इसके कुछ वेपर्स बने। ठीक है, वेपर्स बनने, तो ये वेपर्स कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो वेपर प्रेशर होगा ए का। लेकिन अब ये ओनली ए है ना, और कुछ नहीं है ना इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए नॉट। ठीक है, अब इसने भी प्रेशर अप्लाई, वेपर्स बने तो वेपर्स कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसकी क्या हो गई, पी बी नॉट। समझ में आया, इसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी पी बी नॉट। लेकिन अगर हम क्या कर दें, दोनों को मिक्सअप कर दें, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। अब हमने एक ही कंटेनर ले लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो किसके पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर हम बीच में क्या ले लेंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स ले लिए। अब दो अलग अलग तरह के हमने पार्टिकल्स लिए, तो जो वेपर्स हैं वो भी दोनों के अलग अलग बनेंगे। ठीक है, दोनों के पार्टिकल्स के बनेंगे वेपर्स भी। मान लो इस पार्टिकल के 3 वेपर बन गए, ए के 3 बन गए, बी के 2 बन गए, वेपर्स बन गए। ठीक है, तो अब क्या है, वेपर प्रेशर प्योर का नहीं होगा क्योंकि अब हमने मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे ए की वजह से जो प्रेशर लगा दैट इज़ पी ए, जो बी की वजह से प्रेशर लगा दैट इज़ पी बी। दोनों की वजह से अलग अलग प्रेशर लगा ना, तो पी ए पी बी। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड ज़रूर करेगा कि प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर था। ये किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है बेटा, एंड ये किसके इक्वल होगा, पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, किसके इक्वल होगा, ये पी ए नॉट पी बी के इक्वल होगा। क्लियर है, ये है रॉल्ट्स लॉ। ठीक है बेटा, यही रॉल्ट्स लॉ होता है। अब बात आती है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। लेक्चर काफ़ी बड़ा बन गया, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बाकी की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।